उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में प्रत्याशियों का ईवीएम में कैद हुआ सियासी भाग्य और क्या रहा यूपी के शीतकालीन सत्र के पहले दिन खास, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक में क्या रहा खास। नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस रिपोर्टर लाइव में। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर होगी हमारी पैनी नजर और हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से देंगे हर खबर पर अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। दरअसल गुजरात में आज मतदान खत्म हो गया है और वहां की एक अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। क्या रहा दूसरे फेज के चुनाव के दौरान, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। इस दौरान मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिला। गुजरात विधानसभा चुनाव में चाहे बुजुर्ग हों, युवा हों या महिला हों, हर किसी ने बढ़ चढ़कर वोट डाला। हालांकि इससे पहले 1 दिसंबर को पहले चरण की वोटिंग हुई थी। 19 जिलों की 89 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग हुई थी और आज 14 जिलों की 93 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला। साथ ही जनता से यह भी अपील की ट्वीट के जरिए कि लोग घरों से ज्यादा तादाद में निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री अपनी वोटिंग के दौरान बहुत ही साधारण तरीके से एक आम मतदाता की तरह पोलिंग बूथ पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 8 तारीख को नतीजे आएंगे और 8 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि आखिरकार गुजरात का सरताज कौन बन रहा है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। यूपी के मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा था और आज मतदान हो रहा था। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग बढ़ चढ़ करके अपने मताधिकार का प्रयोग किए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आ रहा है कि क्या यादव कुनबे की साख बचा पाएंगे डिंपल यादव। ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी के सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद लोकसभा सीट खाली हो गई थी, जिस पर निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराया गया था। इसकी श्रृंखला में आज 5 दिसंबर को 5 विधानसभाओं लोकसभा क्षेत्र की मतदान जारी हुआ था। सुबह से मतदान पर पहुंचे मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है और देर शाम तक वोटिंग समाप्त हो गई है। कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। तो वहीं जिला प्रशासन की ओर से आईजी और एडीजी समेत कई सुरक्षा के कई अधिकारी पोलिंग बूथों का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि अफवाहों का माहौल गर्म रहा है और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी क्षेत्र में भ्रमण करते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले, मैनपुरी की बात की जाए सदर सीट की, तो सदर सीट में भी जमकर प्रत्याशी वोटिंग करते नजर आए और 5 विधानसभाओं में सर्वाधिक वोटिंग जो प्रतिशत निकल के आया जसवंत नगर और करेर विधानसभा से निकल कर आया है, जिसमें युवा और महिलाओं ने जमकर इस बार मतदान का प्रयोग किया है। छोटी मोटी कहीं सूचना आती नहीं कि ईवीएम कहीं खराब हुई, तो कहीं तकनीकी खराब के कारण उनको बदलवाने के लिए जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाई है। तो वही निर्वाचन आयोग के नियमानुसार ही सभी नियमों को पूरा कराते हुए शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा का मतदान जिला प्रशासन की ओर से संपन्न करा दिया गया है। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर क्या अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का साथ दिखा पाएगा कमाल, या फिर वहां पर खिलेगा कमल का फूल, ये देखने वाली बात होगी। और इस खबर का क्या कुछ रहा ज्यादा समीकरण, ज्यादा अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा। खतौली उपचुनाव में सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था और जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ा है, लगातार मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, उन्होंने अपने मताधिकारों का प्रयोग किया है। बात करें अगर खतौली उपचुनाव की, तो यहाँ पर बीजेपी ने जिसको वो शुरू से जिन पर विश्वास जताते रहे, विक्रम सैनी, उनकी पत्नी राजकुमारी सैनी को यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं गठबंधन ने मदन भैया को अपना प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा था। जब से मदन भैया का नाम प्रकाश में आया था, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी के द्वारा उन्हें बाहरी और बाहुबली कहकर लगातार उन पर टारगेट किया जा रहा था। वहीं जिस तरह से आज हम क्षेत्र में घूमे हैं, देहात क्षेत्र में भी गए हैं, शहर क्षेत्र में भी गए हैं, तो वहाँ हमें कहीं ना कहीं इस बार बराबर की टक्कर देखने को मिली है। जिस तरह से जो बीजेपी की अगर मतदाताओं की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में उतना हमें सफल नहीं दिखाई दी जिस तरह से होना चाहिए था। वोट परसेंटेज काफ़ी कम रहा है। पिछले चुनाव के मुकाबले पिछली बार 69% यहाँ मतदान हुआ था, लेकिन उस तरह का जो रुझान है, जो मतदाता हैं, वो इस बार पोलिंग बूथ तक नहीं जा पाए हैं। वोट परसेंटेज काफ़ी हद तक कम हुआ है। अब देखना ये होगा कि 8 तारीख को जब
परिणाम सामने आते हैं तो खतौली की जनता किसे अपना विधायक चुनती है और किसके सिर पर सेहरा बांधती है। अपने सहयोगी के साथ आशुतोष मिश्रा, इंडिया वॉइस। रामपुर विधानसभा सीट के लिए आज उपचुनाव में मतदान हुआ। मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन इस दौरान तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहा। सवाल यह है कि क्या वास्तव में आजम खान अपने गढ़ को बचा पाएंगे और बड़ी मुश्किल है क्या समाजवादी पार्टी के लिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धीर राजपूत। यूपी के रामपुर में खाली हुई विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव था। जी हाँ, वहां पर आज जो है मतदाताओं ने वोट किया और जिसके बाद वहां पर जो है अब देखना ये होगा कि इस बार जो है रामपुर की जनता किसे जो है रामपुर से विधायक बनाती है। आपको बता दें कि वहां पर इससे पहले आजम खां विधायक थे, जिनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त होने के बाद उस जगह पर दोबारा से उपचुनाव कराए गए हैं। इस दौरान वहां पर जो है आज 2000 लगभग पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए, जिन्होंने वहां पर पूरे वोटिंग कराई और उसके बाद वहां पर जो है कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई जहां पर देखने को मिला कि जो है मतदाताओं के बीच नोकझोंक हुई, उम्मीदवारों के बीच नोकझोंक हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है इस बार आजम खां की शाख जो है दांव पर लगी हुई है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से आजम खां की सीट खाली हुई उसके बाद बीजेपी ने वहां पर पूरी जोर शोर से अपने प्रत्याशी को उतारा है और जिसके बाद बताया जा रहा है कि वहां पर जो है इस बार जो वोटिंग हुई है उसके आधार पर वहां पर अब देखना होगा कि किस तरीके से मतदाता वहां पर वोट करते हैं और इस बार किसे अपना मत देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वहां पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, जहां पर पोलिंग पार्टियां वहां पर लगाई गई, उसके बाद सपा इस बार जो है कई बार जो है उसने आरोप लगाए, वहां के प्रशासन पे सवाल खड़े किए कि प्रशासन जो है वहां पर मतदाताओं को वोट करने के लिए नहीं जाने दे रहे हैं, जिसके बाद जो है वहां पर वोट जो है मतदाता नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि सुबह से जो है वहां पर वोटिंग शुरू हो गई, मतदाताओं ने जाकर के पोलिंग बूथ पर बड़े ही उत्साह और जोश के साथ वोट किया, लेकिन उसके बावजूद वहां पर कभी मतदाताओं की रफ्तार धीमी भी रही, लेकिन उसके बाद फिर मतदाताओं ने जाकर के पूरा जोर शोर दिखाया, जिसके बाद वहां पर वोटिंग हुई। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इस उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है, जहां पर सपा के आजम खां के खास असीम रजा और बीजेपी के साथ जो है आकाश सक्सेना मैदान में है। इसके इन उम्मीदवारों को देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि दोनों उम्मीदवारों के बीच यानी कि सपा और भाजपा दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। लेकिन अब ये देखना होगा कि इन दोनों में से जो है किसको विधानसभा सीट मिलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज जो वहां पर वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद सपा ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि वहां पर प्रशासन ने वोटिंग जो है मतदाताओं को वोट नहीं करने दिया, अब ये तो 8 दिसंबर को आने वाले नतीजे बताएंगे कि आखिर के जो है मतदाताओं ने वहां पर किसको चुना। कैमरामैन निक्की के साथ धीर राजपूत, इंडिया वॉइस। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। दिल्ली एमसीडी के चुनाव और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी संपन्न हो गए हैं। लेकिन इन चुनावों के नतीजों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। यह मंथन का दौर जारी हो गया है। मंथन कहां पर हुआ, मंथन में क्या कुछ रहा खास, हमारे सहयोगी नितिन चौधरी बता रहे हैं। गुजरात विधानसभा की आज आखिरी वोटिंग होने जा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 2024 को देखते हुए एक बार फिर से कमर कस ली है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावों को लेकर एजेंडा जो है बनाना स्टार्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2024 की रणनीतियों को लेकर किस तरीके से तैयारी करनी है। भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है आज, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है, वहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका उद्घाटन करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कमर कस रही है। तमाम वहाँ के पदाधिकारियों के साथ में बैठक रहेगी। दिल्ली के हेड ऑफिस में आज ये बैठक होने जा रही है कि 2024 के मैन मोर्चे को संभालेंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे और तमाम उनके साथ में संगठन मंत्री और तमाम सह प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 को चुनावों को देखते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर ली और यही कहा भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता उसमें बैठक में मौजूद रहेंगे। किस तरीके से 2024 और 2027 के इलेक्शन को देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो अपनी कमर कसे हुई और गुजरात के आज आखिरी चुनाव का जो चुनावों के जो ऐलान था वो आज चुनाव हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के बाद में तुरंत एक्शन में आते ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उनके साथ में तमाम सह संगठन मंत्री और सह प्रभारी जो प्रभारी पार्टियों के अलग अलग राज्यों के मंत्रियों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 2024 के अंदर भी दोबारा से भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए तो उनको जो है मूल मंत्र जो दिया जाएगा, तो मूल मंत्र में जो है तमाम बड़े बड़े मुद्दों की बात भी यहाँ पर गिनाई जाएगी। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस।
भारत को G20 की अध्यक्षता मिल गई है और इस गौरवमयी पल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष एक टेबल पर आमने सामने बैठे हैं। इस टेबल पर क्या रहा कुछ खास, बता रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें सभी दलों से सुझाव मांगे गए, चर्चा की गई, तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, रणनीति बनाई गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की ओर से करीब 40 पार्टियों के प्रमुखों को बैठक में आमंत्रित किया गया था। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति भवन में ये बैठक हुई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। वहीं भारत ने इसी सप्ताह 1 दिसंबर को आधिकारिक रूप से G20 अध्यक्षता को संभाला है। उम्मीद है कि नई दिल्ली इस महीने की शुरुआत में हैदराबाद सहित देश भर में 200 से ज्यादा स्थानों में तैयारियों को लेकर बैठकों की मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि G20 20 विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था के देशों वाला एक सरकारी संगठन है। अगले साल सितंबर में भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसकी मेजबानी भारत करेगा इस बार, जो भारत के लिए वाकई एक ऐतिहासिक पल है। गौरवान्वित करने वाला ये पल रहेगा। कैमरामैन निक्की के साथ मैं पूजा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और इस सत्र में क्या कुछ रहा खास, बता रहे हैं हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही। उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र आज शुरू हो गया। आज मुलायम सिंह यादव को भावभीनी श्रद्धांजलि देने के बाद सदन कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन इससे पहले सदन में प्रदेश सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर लिया। हालांकि इस पर चर्चा नहीं हुई और चर्चा कल यानी मंगलवार को शुरू होगी। मंगलवार और बुधवार को ये सदन और चलेगा, जिसमें तमाम जो बजट में प्रावधान किए गए हैं उन पर भी चर्चा होगी। बजट में जो डिमांड की गई है उस पर भी चर्चा होगी। और इस बीच योगी सरकार ने 33,700 करोड़ से अधिक का अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन उससे पहले 4,000 करोड़ रुपए के शहरों के समुचित समग्र विकास, निजी औद्योगिक पार्कों में अवस्थापना सुविधाएं विकसित करने को 300 करोड़ रुपए, स्टार्टअप और इंक्यूबेटर के लिए 100 करोड़ रुपए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन के लिए 296 करोड़ रुपए और सबसे ज्यादा 8,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को निजी इंडस्ट्रियल पार्क और हब के तौर पर विकसित करने के लिए ऋण देने के लिए पेश किए गए हैं। और इसके अलावा पीएम गति शक्ति योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का भी बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर इस बजट के जरिए योगी सरकार GIS 2 यानी ग्लोबल इन्वेस्टर्स 2 के लिए पूरी तैयारी करना चाहती है और साथ में शहरों के लिए औद्योगिकीकरण और प्रदेश के विकास की जो मंशा लिए है उसको पूरा करने के लिए इस बजट को सामने रखा है पटल पर। बहरहाल सदन कल तक के लिए स्थगित है। अब कल जब सदन शुरू होगा 11 बजे, तब देखना होगा कि सरकार और विपक्ष में किस तरीके की बयानबाजी देखने को मिलती है और कैसी चर्चा रहती है। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। सांसद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है अध्यक्ष बन गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए किसी भी अन्य उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल नहीं हुआ था, तो ऐसे में आज पार्टी के एक प्रतिनिधि ने धुन और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके लिए तमाम मुख्यमंत्रियों ने जो है फारूक अब्दुल्ला को बधाई देना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें, जिस तरीके से कोरोना काल में इसका चुनाव होना था, लेकिन भारतीय उसका दोबारा से जो है फारूक अब्दुल्ला को जो है अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। वहीं बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में इनको 183 लोगों ने जो है समर्थन दिया था। वहीं बता दें 396 लोग को जो है लद्दाख से मिला था। वहीं 45 प्रतिनिधियों ने फारूक अब्दुल्ला को अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरीके से सब पार्टी का दोबारा से अध्यक्ष बनाया गया, तो इसको देखते हुए तमाम नेताओं ने इनको बधाई देना भी स्टार्ट कर दी कि जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपनी पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो वहीं साथ साथ जो है तमाम नेताओं को जो है अभी से इनको बधाई देना स्टार्ट कर दिया। कोरोना काल की वजह से जब इनको कोरोना काल था, तो जब कोरोना काल की वजह से जब चुनाव नहीं हो पाया था, तो उसको देखते हुए खुद यहाँ पर अब की बार फारूक अब्दुल्ला को एक बार फिर से जो है पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया।
सिंगापुर के अस्पताल में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी रजनी शर्मा। लंबी जद्दोजहद के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरी सुपुत्री रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर के एलिजाबेथ हॉस्पिटल में उन्हें अपना किडनी डोनेट किया और आज सफल ऑपरेशन हो गया। इस ऑपरेशन के बाद न सिर्फ रोहिणी सुरक्षित हैं बल्कि लालू प्रसाद यादव भी पूरी तरह सुरक्षित हैं और होश में हैं। अपने शुभचिंतकों को अभिवादन करते हुए होश में आते हुए लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले हाथ हिलाया और इसकी तस्वीर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने फेसबुक के जरिए साझा किया और लोगों से अपील की कि यूं ही दुआएं करते रहें, क्योंकि उनकी दुआओं का ही असर है कि लालू प्रसाद यादव पूरी तरह ठीक हैं। बताते चले कि आज लालू प्रसाद यादव के ऑपरेशन की घड़ी में पूरा का पूरा देश और यूं कहें तो बिहार खास तौर पे यहाँ पे हर छोटा हो या बड़ा दुआओं में जुटा था। चाहे कहीं पे चादर पोशी हो रही थी तो कहीं हवन पूजन चल रहे थे और शायद इन्हीं दुआओं का असर है कि राजद सुप्रीमो एक बार फिर से लंबी बीमारी से लड़कर वापस बाहर आ गए हैं और अब पूरी तरह सुरक्षित हैं। कैमरामैन निशांत के साथ रजनी शर्मा, इंडिया वॉइस, पटना। उत्तराखंड के दिल को दहला देने वाली घटना अंकिता हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी के नार्को टेस्ट की खबर सामने आ रही है। खबर की सच्चाई क्या है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैतुरा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस की तरफ से जल्द ही चार्जशीट दाखिल करने की बात कही जा रही है। पुलिस की तरफ से जो मुख्य आरोपी है उसका नार्को टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी डालने की बात कही गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर साहब बी मुरुगेशन की तरफ से कहा गया है कि जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, उसके खिलाफ नार्को टेस्ट किया जाएगा और उसके लिए बाकायदा कोर्ट में अर्जी डालने का काम एसआईटी की तरफ से किया जाएगा। पुलिस विभाग ने साफ तौर पर दावा किया है कि अगले हफ्ता 10 दिन के भीतर जो फाइनल चार्जशीट है एसआईटी की तरफ से, जो अभी तक जो जांचें हुई है उसमें फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी, ताकि जल्द से जल्द अंकिता भंडारी हत्याकांड को सुलझा लिया जाए और जो आरोपी हैं उन आरोपियों को सख्त सजा मिल सके। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से जन दबाव सरकार पर बढ़ रहा है, ऐसा इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग लगातार पब्लिक कर रहे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर कह सकते हैं कि अब भारी जन दबाव को देखते हुए पुलिस भी अपना काम जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। जबकि पिछले 3 माह के भीतर ये कह सकते हैं कि जिस साल से एसआईटी ने चली है, ऐसे में ना तो अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो पाई है, ना ही ठोस सबूत एसआईटी अभी तक जुटा पाई है। कैमरामैन हसन के साथ अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। आपको बता दें कि दरअसल एक महिला का शव खेत में मिला है और इस शव के मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। क्या है खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहित मिश्रा। आज एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें, सीतापुर के लहरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। हत्या जब हुई जब वह महिला शौच के लिए घर से निकली हुई थी। जब बहुत देर तक महिला घर नहीं पहुंची तो परिजन उसकी तलाश में निकले। परिजन जब घर से कुछ दूरी पर पहुंचते हैं तो उसका शव खेत में पड़ा देखते हैं। फिर परिजनों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है कि कौन है इस महिला की हत्या करने वाला, आखिर कौन है। पुलिस का कहना यह भी है कि जो है कि परिजनों का आरोप है कि उसके पड़ोसी से झगड़ा हुआ था, पड़ोसियों ने ही इसकी हत्या की है। मोहित मिश्रा, इंडिया वॉइस, सीतापुर। डॉक्टर को भगवान और अस्पताल को भगवान का घर कहा जाता है, लेकिन सोचिए जब भगवान के घर से खबर आए कि भगवान के घर में ही 4 मासूमों की मौत हो गई है और मौत की वजह भी चौंकाने वाली सामने आए। क्या है मौत की वजह और कैसे घटी ये घटना, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। अंबिकापुर से एक बड़ी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपका कलेजा भी दहल जाएगा। जी हां, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 4 नवजात बच्चों की मौत का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पूरे छत्तीसगढ़ में एक सनसनी सी फैल गई है। वहीं परिजनों का आरोप है कि हमारे बच्चों की मौत अस्पताल प्रशासन की सीधी सीधी लापरवाही है। जी हां, दरअसल आपको बता दे, एसएनसीयू वार्ड में 4 बच्चे भर्ती थे। बिजली गुल होने की
शिकायत सामने आ रही है, जिसे अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सीधे तौर पर मानी जा रही है, जिससे बच्चों की मौत हुई, जिसे सुनकर आनंद फानन में अंबिकापुर के कलेक्टर, एसपी, तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ एक हाई लेवल की मीटिंग अभी भी जारी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी अंबिकापुर से ही आते हैं, जिसके इलाके में यह घटना घटी। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए एक शर्मनाक सी घटना है। इसी बात को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस को आड़े हाथों ले चुकी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता टीएस सिंहदेव के आवास पर प्रदर्शन करने, धरना करने पहुंच चुके हैं। उनका आरोप है कि टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री जी तत्काल इस्तीफा दें और इन 4 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी स्वयं ले। वहीं टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस घटना की जांच के आदेश कर दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, छत्तीसगढ़। मथुरा में ऐसा क्या होने वाला है जिससे पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहते हुए सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करती नजर आ रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोहर पटेल। 6 दिसंबर को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्राचीन भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात कही थी, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से 2 सुपरजन और 4 जोन के साथ साथ 8 सेक्टरों में इस सुरक्षा व्यवस्था को बांटा गया है और सभी जो हिंदूवादी नेता हैं उनको नज़रबंद कर दिया है। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ लगभग 1250 जवानों को, पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। कई पीएससी की बटालियन भी मथुरा में सुरक्षा की दृष्टि से मंगवाया गया है, जिसे लेकर चप्पे चप्पे पर जो पुलिस के जवान हैं वो लगाए गए हैं, जिससे कि किसी प्रकार से जो माहौल है वो ना बिगड़े। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं लगातार पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है, जिससे कि लोग जो हैं भय मुक्त रहें। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। अलीगढ़ में ऐसा क्या हुआ जिससे अपने अपहरण को लेकर के ही एक युवक को एसएसपी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप पुंडेर। अलीगढ़ पुलिस की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। इस समय पूरा मामला थानाक्वासी क्षेत्र के बंसी नगर के रहने वाले सलीम का सामने आया है। सलीम पर उसके कुछ दोस्तों ने अगवा कर उसके साथ मारपीट की और बंधक बनाकर छोड़ दिया। सलीम ने इसकी शिकायत पुलिस में नाम दर्ज कराई थी, जिसमें 6 लोगों को आरोपी बना गया था। सलीम का कहना है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि 4 अन्य लोगों को बाहरी खुला छोड़ दिया, जो आए दिन सलीम और उसके परिवारजनों को लगातार धमकियां दे रहे हैं। सलीम ने जब इसकी शिकायत चौकी इंचार्ज रिजाबुद्दीन से की तो उसने उल्टा सलीम को वहाँ से डरा धमकाकर भगा दिया, जिसकी शिकायत लेकर सोमवार को सलीम एसएसपी कलानिधि नैथानी के पास पहुंचा और वहां जाकर न्याय की गुहार लगाई। कलानिधि नैथानी एसएसपी ने हालांकि उसको भरोसा दिया है कि उसके साथ न्याय होगा और जो बाकी अन्य आरोपी है उनको जल्द गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। प्रदीप पुंडीर, इंडिया वॉइस, अलीगढ़। तो रिपोर्टर लाइव में आज फिलहाल हमारे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।